आप सभी का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के कार्य, शक्तियाँ एवं स्थिति, पावर्स, फंक्शंस एंड पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। भारतीय राष्ट्रपति के कार्य क्या है, भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, भारतीय राष्ट्रपति की देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थिति क्या है। तो आइए आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक, जो भारत का प्रथम नागरिक है, जो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है, जो भारत का राज्याध्यक्ष है, जो संसदीय शासन प्रणाली में एक प्रकार से नॉमिनल पावर माना जाता है, जिसे नामात्र की शक्ति के तौर पर माना जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि उसकी कार्य क्या है। भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, जिसे संघीय व्यवस्था का प्रथम एवं प्रमुख व्यक्ति कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को अनेक प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं। भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। उसमें एक है शांतिकालीन शक्तियाँ, पावर्स ड्यूरिंग पीस टाइम, और दूसरा है संकटकालीन शक्तियाँ। तो बारी बारी हम दोनों प्रकार की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहले हम शांतिकालीन शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि शांतिकालीन शक्तियाँ क्या है। शांतिकालीन शक्तियों से अभिप्राय उन शक्तियों से है जो भारतीय राष्ट्रपति को शांति के समय, यानी देश की राजनीतिक व्यवस्था में या देश में किसी प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है पूरी तरह से, तो उस दौरान, या कानून का शासन है, संविधान का शासन है, उस दौरान भारतीय राष्ट्रपति को जो है यूज करने के लिए संविधान द्वारा कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है। तो ऐसी शक्तियों को राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ कहा जाता है, जो शांति के समय, सुव्यवस्था के समय भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघीय प्रणाली में प्रयोग करता है। शांतिकालीन शक्तियों में पहला है कार्यकारी शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यकारी शक्तियाँ वो वास्तविक शक्ति हैं जिनका उपभोग जो है भारत का राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। कार्यकारी शक्तियाँ जो है वास्तव में राष्ट्रपति की मुख्य व्यवहारिक शक्ति है। कार्यकारी शक्तियों में भारतीय राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्ति हैं, जिसमें पहली है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्तियों को तौर पर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रपति के नाम पर जो है समस्त प्रशासन संबंधी कार्य संचालित होते हैं। देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है और राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करती है। संविधान का अनुच्छेद 78 ये बताता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के संघीय प्रशासन एवं व्यवस्थापन संबंधी जानकारी दें। तो ये प्रशासनिक शक्तियाँ भारतीय राष्ट्रपति के नाम पर है। भारत का राष्ट्रपति सैनिक शक्तियों से भी लैस है। भारतीय राष्ट्रपति को प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। देश की सभी संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्रीय रक्षा समिति, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष माना जाता है। भारत का राष्ट्रपति फील्ड मार्शल की उपाधि प्रदान करता है। वह सेना के संगठन एवं प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है। तो राष्ट्रपति के पास जो है कई तरह की सैनिक
शक्तियां हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास तीसरी महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद का निर्माण करना है। आर्टिकल 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगर कोई भी दल बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति की जो है डिस्क्रेशनरी पावर होती है, सब विवेकीय शक्तियाँ होती है। यानी अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने समझ के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाए या किस दल को आमंत्रित किया जाए या किस दलीय समूह को आमंत्रित किया जाए। उदाहरण के लिए 2009 में 15वीं लोकसभा के दौरान जो चुनाव हुए थे उसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और राष्ट्रपति ने सबसे बड़े गठबंधन, जो दलीय गठबंधन था वो यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा वाले या कांग्रेस जो पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाले सभी दलों ने मिलकर के यूपीए का निर्माण किया था और उसके नेता जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया। अप्रैल मई 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और इन चुनाव में भाजपा को सबसे ज़्यादा 282 स्थान यानी 272 के जो जादुई आंकड़े हैं वो बीजेपी पार कर गई थी और मुख्य विपक्षी दल को 44 स्थान प्राप्त हुए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिपरिषद के 46 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जो है मई 2019 में फिर 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए और इन चुनाव में कांग्रेस को बिल्कुल निचले स्तर के स्थान प्राप्त हुए, 52 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी को 543 में से 303 सीटें प्राप्त हुई और राष्ट्रपति ने बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी को दोबारा जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ साथ जो है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। यानी मंत्रिपरिषद के निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कार्य वो नियुक्तियों का है। यानी भारत का राष्ट्रपति जो है वो कई तरह की अपॉइंटमेंट करता है। जैसे राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। यूनियन टेरिटरी में जो डिप्टी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर कम ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा जांच अधिकारी है, उसकी नियुक्ति करता है। शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लिंग्विस्टिक कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सभी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। हालांकि वो इसमें जो है स्वेच्छा से नहीं बल्कि संघ सरकार के एड एंड एडवाइस पर करता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास जो है विदेश मामलों से भी संबंधित शक्ति है, फॉरेन अफेयर्स। यानी राष्ट्रपति विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों में जाकर के भारत का राष्ट्रपति भारत को रिप्रेजेंट करता है। राजदूतों की नियुक्ति करनी हो, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति करता है। दूसरे देशों के साथ कोई संधि समझौता करना है तो अभी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ एक कार्यकारी शक्तियां हैं जो भारतीय राष्ट्रपति के पास है और भारतीय राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्यकारी शक्तियों के बाद दूसरे
क्रम में राष्ट्रपति के पास जो शक्ति हैं वो विधायी शक्ति हैं, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी शक्तियों का मतलब है कानून निर्माण से संबंधित, नियम निर्माण से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित किस प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। वैसे तो कानून निर्माण का कार्य संसद का है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्ति हैं, जैसे संसद का अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना। इंग्लैंड के राजा और रानी की तरह भारत के पास भी संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 85 और 108 के अनुसार अगर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में टकराव होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास है। सत्र का उद्घाटन करना एवं संबोधन करना। भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार प्रत्येक आम चुनाव की पहली बैठक को और प्रत्येक वर्ष की पहले प्रथम अधिवेशन को सरकार की नीतियों एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। तो सत्र का उद्घाटन एवं संबोधन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधायी शक्तियों में भारत के राष्ट्रपति के पास नॉमिनेशन की पावर है, मनोनीत करने की शक्ति है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, भारतीय ईसाई समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, अगर इस समुदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ हो। तो भारतीय राष्ट्रपति को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। विधायन की पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन ऑफ बिल, यानी कुछ विधायकों की प्रस्तुति है जो पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो विधेयक जो है संसद में पेश नहीं किए जा सकते। किसी राज्य का पुनर्गठन, नाम में सीमा में परिवर्तन, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध वाले विधेयक के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रपति के पास एक अन्य महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस को इशू करने की। यानी सब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और उस समय कानून निर्माण आवश्यक हो तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, अगर संसद द्वारा कानून निर्माण संभव न हो। यह संसद के अधिवेशन आरंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है और इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति लेनी पड़ती है। अधिवेशन के समय अध्यादेश मान्य नहीं होता, यानी अधिकतम अगर एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, यानी पहले सेशन की एंड डेट और अगले सेशन की फर्स्ट डेट के बीच 6 मास का अंतर होता है, तो अधिकतम जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 मास और 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास कुछ निषेधाधिकार शक्ति हैं, वीटो पावर। निषेधाधिकार का मतलब है ना करने की शक्ति। ना करने का मतलब है किसी कानून का, किसी प्रस्ताव का पूरी तरह से विरोध करना, उसको पास करने से मना करना, स्वीकृति की मनाही। तो भारतीय राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है उसमें पहले प्रकार की वीटो पावर अब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, यानी पूर्णतः इनकार करना। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के अतिरिक्त अन्य जितने भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आते हैं तो वह इन्हें स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति के पास जो है अब्सोल्यूट वीटो है, वो इन्हें स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। दूसरे प्रकार की निषेधाधिकार शक्ति
निलंबनकारी वीटो है, सस्पेंशन वीटो। यानी संविधान संशोधन या धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु अगर संसद इसे दोबारा पास करके भेज देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है। जैसे 1991 में संसद सदस्य वेतन एवं पेंशन अधिनियम संशोधन में तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन ने वित्तीय बिल पूर्व स्वीकृति के बिना के आधार पर इस संशोधन नियम के विरुद्ध वीटो का प्रयोग किया। तो ये एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति के पास भारतीय राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो प्राप्त है, जेबी जिसे निषेधाधिकार शक्ति कहते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता है तो ये उसके लिए पॉकेट वीटो कही जाएगी। जैसे 1984 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया, ना तो इसका यस किया और ना ही नो किया। भारतीय राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं, जैसे वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हर वर्ष जो है राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करवाता है। राष्ट्रपति को राज्यों में आयकर का वितरण करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों के विधेयक भी राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये वित्तीय शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। भारतीय राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 के अनुसार उसे क्षमादान का अधिकार दिया गया। पार्डन पावर, वह दंड को कम कर सकता है, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता। और व्यवहार में ये सब जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करना पड़ता है। जैसे क्षमा करना, पार्डन, किसी अपराधी को पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण, छोटा करना उसका दंड को, जैसे कठोर दंड के स्थान पर हल्का दंड देना। उदाहरण के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास। परिहार, दंड की प्रकृति बदले बिना ही दंड कम करना, जैसे 10 वर्ष के कारावास की जगह 1 वर्ष करना। विराम, कुछ समय के लिए, जैसे विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड के लिए विराम लगाना या कम करना। ये जो है गर्भवती स्त्री पर जो है अपराध को कम करना या विराम लगाना। प्रतिलंबन, रिप्राई, दंड के पालन में विलंब होना। उदाहरण के लिए क्षमा प्रक्रिया जो है अगर लंबित होती है तो दंड के पालन में विलंब किया जा सकता है। हालांकि इसमें फिर कुछ विशेष प्रकार की बातें हैं, जैसे राष्ट्रपति सैनिक न्यायालय की सजा माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं। भारतीय राष्ट्रपति के पास जो है कुछ संकटकालीन शक्तियां भी है। संकट काल का मतलब है जब देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो, आंतरिक अशांति हो, उपद्रव हो, संविधान का पालन नहीं किया जा रहा हो, मुख्यमंत्री तानाशाही कर रहा हो, या देश के किसी विशेष भूभाग या संपूर्ण भूभाग की वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो, तो राष्ट्रपति जो है संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और ये 3 प्रकार की है और संविधान के 18वें अध्याय में इनका वर्णन है। पहला इसमें प्रकार है आर्टिकल 352, युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान। अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसकी किसी भूभाग की शांति को खतरा है, तो यथार्थ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर वो संकट काल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के बिना 1 मास तक जारी रह सकती है। मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति पर इसे 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई अधिकतम अवधि निश्चित नहीं है। भारतीय राष्ट्रपतियों ने अब तक इसका 3 बार प्रयोग किया गया है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संकट काल की घोषणा की गई।
अब आर्टिकल 352 की घोषणा के प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम अध्ययन करेंगे। पहला है कि राष्ट्रपति को राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार मिल जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबन हो सकते हैं। हालांकि आर्टिकल 20 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है 21, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को समाप्त करना, ये इसके प्रभाव रहते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पहले प्रकार की संकटकालीन शक्ति है। दूसरे प्रकार की संकटकालीन शक्ति है आर्टिकल 356, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। आर्टिकल 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए राज्यपाल या किसी अन्य सोर्सेस से कि उस राज्य का शासन जो है संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चला जा रहा है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में संकट काल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के बिना 2 मास तक जारी रह सकती है। उसके बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति से 6 मास के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसे अधिकतम 1 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। इससे ज़्यादा समय तक जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के तहत संकट काल लागू हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं। भारत में पहली बार 20 जून 1951 को पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब तक भारत में जो है 100 से ज़्यादा बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आर्टिकल 356 का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव यह है कि वास्तविक कार्य राज्य के राज्यपाल द्वारा करना। राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून निर्माण, विधानसभा भंग या निलंबन की जा सकती है। समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति अपने अधीन कर सकता है। प्रांत की संचित एवं आकस्मिक निधि पर खर्च का आदेश जो है वो राज्यपाल दे सकता है। उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी नहीं की जा सकती। तीसरे प्रकार की शक्तियां जो है वो है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। आर्टिकल 360 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि देश के किसी विशेष भूभाग में या संपूर्ण देश की वित्तीय साख को, वित्तीय स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति जो है विशेष भूभाग में या पूरे देश में आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। और ये आर्थिक संकट की घोषणा, आर्थिक आपात की घोषणा जो है वो बिना मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के 2 मास तक जारी रह सकती है। अगर इसको आगे जारी रखना है तो मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि इसके प्रभाव क्या है। वित्तीय संकट का ये प्रभाव होगा कि इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच जो आर्थिक संबंध है उनका पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। केंद्र राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों को जो है उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये जो है वित्तीय संकट। तो भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की संकटकालीन शक्ति है। आर्टिकल 352 जिसमें देश की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है 1 मास के लिए। आर्टिकल 356 जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और आर्टिकल 360 जब देश के किसी विशेष भूभाग में या संपूर्ण देश की वित्तीय साख को, स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो जाए, सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाए या सरकार कर्मचारियों का वेतनमान देने में सक्षम ना हो, तो वित्तीय संकट की घोषणा की जा सकती है। और ऐसी घोषणा बिना मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के 2 मास तक जारी रह सकती है। उसके बाद मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है। अब प्रश्न उठता है कि भारत के राष्ट्रपति की देश में स्थिति क्या है। राष्ट्रपति देश का राज्य अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष है, उसे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। संवैधानिक दृष्टि से समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन व्यवहार में वो इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा करता है। राष्ट्रपति को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ स्वविवेकीय शक्ति प्रदान
की गई है, जिसके आधार पर वह काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी दी गई है, जिससे वह कुछ कानूनों और विधेयकों पर विराम लगा सकता है। लेकिन कुछ आलोचक मानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो है केवल रबड़ की मोहर है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नाम मात्र की है। आलोचक उसकी स्थिति को सुनहरी शून्य गोल्डन जीरो मानते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां बाहरी तौर पर दिखाई देती हैं, वास्तव में वो शक्तियां उसके पास नहीं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, लेकिन व्यवहार में वो आर्टिकल 352 के तहत 1 मास के लिए और 356 एवं 360 अनुच्छेदों के तहत 2 मास के लिए संकट देश का तानाशाह बन सकता है। इसके बाद की स्थिति के लिए उसे मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा वो आगे नहीं जा पाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो है तानाशाह नहीं बन सकता। इसके साथ साथ जो है संसद को आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार है। अगर दोनों सदन अपने 2/3 वोटिंग से प्रेजेंट और वोटिंग के 2/3 मेजोरिटी से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह तानाशाह नहीं बन सकता। वो कुछ समय के लिए बन सकता है, कुछ समय के लिए सभी की शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है, तानाशाह बन सकता है, लंबे समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि संसदीय प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर बनाई गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी रोचक था कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किस तरह की शक्तियाँ रखता है, किस तरह के अधिकार रखता है, किस तरह के कार्य करता है और देश में या राजनीतिक व्यवस्था में उसकी स्थिति क्या है। तो उम्मीद है मित्रों ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।